दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान के एक ऐसे बादशाह के बारे में जानेंगे जिसे भारतीय इतिहास में बहुत ही बुरी नज़रों से देखा जाता है, जिसे हिंदू विरोधी, हिंदुओं का कातिल और हिंदुओं का मंदिर तोड़ने वाला और भी कई अल्फाजों से पुकारा जाता है। अब तो शायद आप लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मुगलिया सल्तनत के छठे और आखिरी बादशाह औरंगजेब आलमगीर के बारे में और जानेंगे इतिहासकार अंग्रेजों के बारे में जिन्होंने इतिहास में औरंगजेब के बारे में अपने सिरे से लिखा। और बात करेंगे मराठा सल्तनत के सबसे ताकतवर हुक्मरान शिवाजी और औरंगजेब के बीच उन जंगों के बारे में। सो प्लीज कीप वॉच फुल वीडियो। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद में हुआ। औरंगजेब बचपन से ही बड़ा ही दिलेर और बहादुर था। वो मुगल सल्तनत के छोटे बड़े सभी जंगों में डटकर सामना करता। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो देख लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। औरंगजेब 13 जून 1659 को मुगलिया सल्तनत का बादशाह बना, जिसने अपना साम्राज्य भारत में ही नहीं बल्कि और भी कई देशों तक पहुंचाया। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर लगभग 50 सालों तक शासन किया। औरंगजेब आलमगीर का साम्राज्य अकबर और अशोक के साम्राज्य से भी बड़ा था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि औरंगजेब को हिंदू विरोधी और अधिक तादाद में मंदिर तोड़ने वाले का इल्जाम क्यों लगाए जाते हैं। औरंगजेब आलमगीर ताकतवर था, इस बात में कोई दो राय नहीं। औरंगजेब ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा और अंग्रेज भी औरंगजेब से बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए अंग्रेज इतिहासकारों ने उस दौर के माहौल को भांपते हुए हिंदू मुस्लिम को आपस में भड़काने शुरू किए। उन्होंने डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। औरंगजेब आलमगीर अपने जरूरतों के लिए सरकारी राजस्व यानी जनता की पैसा लेकर अय्याशी नहीं करते थे और भी कई हुक्मरानों की तरह। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर टोपियां सिलकर और कुरान की कॉपी कर इन्हीं पैसों से अपनी जरूरतों को पूरा किया करते थे। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि औरंगजेब आलमगीर पूरे हिंदुस्तान का बादशाह होते हुए भी एक फकीर की तरह रहते थे। वहीं कुछ का कहना है कि औरंगजेब ने हजारों की तादाद में मंदिर तोड़े। वहीं कुछ इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब ने सिर्फ उन्हीं मंदिरों को तोड़ा जहां उनके सल्तनत के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते या फिर उनके दुश्मनों को पनाह दी जाती। औरंगजेब ने कुछ मंदिर तोड़े तो कुछ मंदिरों को बनाने के लिए जगह और धन भी दिए। दोस्तों, अब बात करते हैं औरंगजेब आलमगीर और शिवाजी के टकराव के बारे में। औरंगजेब के सबसे बड़े दुश्मन मराठे थे। शिवाजी मराठा एम्पायर के दूसरे हुक्मरान थे। अगर बात करें साम्राज्य की तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर लगभग पूरे हिंदुस्तान के बादशाह थे। वहीं शिवाजी महाराष्ट्र समेत और भी कुछ इलाकों पर उनका दबदबा था। अगर दोनों को कंपेयर करें तो औरंगजेब आलमगीर देश के पीएम और उनके आगे शिवाजी किसी इलाके के एमएलए या विधायक की तरह थे। लेकिन 1659 में शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देख औरंगजेब ने दक्कन के गवर्नर अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सलाह दी। शाइस्ता खां ने पूना सहित कई जिलों पर अपना कब्जा कर लिया और इसे अपना मुख्यालय बना लिया। शिवाजी भी एक अच्छे मौके की तलाश कर रहे थे। बरसात का मौसम शुरू हो गया। शिवाजी ने अपना वेश बदलकर और अपना लश्कर लेकर एक शादी पार्टी के बहाने शाइस्ता खान पर एक जोरदार हमला किया, जिसमें शाइस्ता खान को अपनी उंगली गंवानी पड़ी, लेकिन शाइस्ता खान बच निकले। शिवाजी ने कुछ मुगल सैनिकों को मार डाला और पूना पर शिवाजी का कब्जा हो गया। दोस्तों, उसके बाद आता है सूरत का हमला। पूना में अपनी सफलता के बाद शिवाजी ने सूरत के मुगल बंदरगाह पर 1664 ईस्वी में एक भयानक हमला कर वहां से बहुत सारे धन लूटे। दोस्तों, उसके बाद आता है पुरंदर की संधि। औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने एक विश्वसनीय सिपह सालार राजा जयसिंह को नियुक्त किया। वहीं शिवाजी की सेना का नेतृत्व उनका विश्वासपात्र जनरल मुरारबाजी कर रहा था। इस जंग में मुरारबाजी मारा गया और औरंगजेब के सैनिकों ने पुरंदर के किले पर अपना कब्जा कर लिया। शिवाजी ने महसूस किया कि मुगल साम्राज्य के साथ युद्ध केवल उनके साम्राज्य को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उन्होंने समझदारी दिखाते हुए मुगलों के अधीन अपने कुछ लोगों को छोड़ने के बजाय एक संधि का फैसला किया, जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। शिवाजी को मजबूरन कुछ शर्तों के मुताबिक उस समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा। दोस्तों, इस संधि के मुताबिक शिवाजी को अपने 23 किलो को औरंगजेब को देने थे। अगली शर्त कि जहां भी जब भी मुगल सैनिकों को मदद की आवश्यकता होगी, शिवाजी उनकी बेझिझक उनकी मदद करेंगे। अगली शर्त कि अगर शिवाजी बीजापुर कोंकण के क्षेत्र पर अपना कब्जा करना चाहते हैं तो उन्हें मुगलों को 4 मिलियन यानी 40 लाख का भुगतान करना होगा। दोस्तों, इन सभी शर्तों को मानते हुए शिवाजी आगे की राजनीति वार्ता के लिए औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा जाने के लिए सहमत हुए और 9 मई 1666 को शिवाजी और उनके बेटे संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में शिवाजी उपस्थित हुए। दोनों में वार्ता चल ही रहा था कि शिवाजी ने भरे दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी यूं उनके बेटे संभाजी को कैद कर लिया। आगरा के इसी किले में शिवाजी ने 99 दिनों तक बंदी रहे और वहां से शिवाजी 13 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में छिपकर फरार होने में सफल रहे
और छिपते छिपाते 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचे। दोस्तों, जब शिवाजी कैद में थे तो उनके महल में जगह जगह षड्यंत्र चल रहे थे। हर कोई मराठा सल्तनत का हुक्मरान बनना चाहता था। शिवाजी ने जैसे तैसे अपने उन सभी किलों और जगहों को मुगलों से वापस लिया। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 के दिन उनके रायगढ़ किले में हो गई। उनके निधन को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मौत साधारण तरीके से हुई। वहीं कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि उनकी पत्नी सोयराबाई ने अपने बेटे राजा राम को मराठा बादशाह देने के लिए उसने कुछ मंत्रियों को लालच के बहकावे में शिवाजी को जहर दे दिया गया था, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें खून की पेचें शुरू हो गई और फिर उन्हें बचाया ना जा सका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने शिवाजी के बेटे संभाजी को कत्ल किया। तो दोस्तों, आगे की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर